जैसा कि आप जानते हैं, हमारी धरती की कई जगहों पर अब जीवन मुश्किल हो गया है, लेकिन कुछ ऐसी जगहें भी हैं जहाँ बहुत सारे पेड़ पौधे और जानवर अभी भी सुरक्षित हैं। ये जगहें हमें उम्मीद देती हैं कि इंसान और जानवर एक साथ रह सकते हैं। इन जगहों पर लोग और वन्य जीव कैसे मिलकर रह रहे हैं, यह जानने के लिए हम आपको वहाँ पर लेकर चलेंगे। हमने यानी नेचर पीपुल नेटवर्क ने एक अनोखी जगह की खोज की है जो मध्य भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में है। ये जंगल कटघोरा नामक कस्बे के पास स्थित है। यहाँ इंसान और जानवर सदियों से साथ रहा करते हैं। ये जंगल हालांकि सुरक्षित घोषित नहीं है, फिर भी यहाँ जंगली जानवर और इंसान पास पास रहा करते हैं। तो गुड इवनिंग सभी को। हम अभी उस जगह पर पहुंचे हैं जहां हम अगले 4 दिन बिताने वाले हैं। यह जगह काफ़ी दूर दराज है, यहाँ ज़्यादा कुछ नहीं है और हम शायद यहाँ से 1 घंटे की दूरी तक के क्षेत्र का पता लगाएंगे, लेकिन यह सबसे नज़दीकी जगह थी जो हमें मिल सकी, तो कह सकते हैं कि यह दिलचस्प होने वाला है। तो सुप्रभात सभी को। आज हम छत्तीसगढ़ में हैं, जो कि मध्य भारत का एक क्षेत्र है, और हम यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प प्रोजेक्ट के लिए आए हैं। आप इसके बारे में आज और सुनेंगे। यह हमारा पहला दिन है, तो चलिए इसे शुरू करते हैं। हम यहाँ इंसानों और जानवरों के साथ रहने के तरीकों को समझने आए थे। जैसे यहाँ एक गीदड़ था जो गाय के शव से अपना हिस्सा ले रहा था। ये देखना थोड़ा हमें अजीब लगा, लेकिन यहाँ ये आम बात है। इस जंगल में जगह के लिए इंसान और जानवर दोनों के बीच संघर्ष साफ दिखाई देता है। नमस्ते सभी को। आज हम श्रेयांश के साथ हैं। तो श्रेयांश, हम यहाँ क्या कर रहे हैं? तो रवि, 2022 में संयुक्त राष्ट्र के जैव विविधता सम्मेलन COP15 में करीब 200 देशों ने एक समझौता किया। इसमें कहा गया कि अगर मानवता को हमें बचाना है, अगर हमें इंसानियत को बचानी है, तो 2030 तक 30% भूमि और जल को प्रकृति के लिए सुरक्षित रखना होगा, संरक्षित करना होगा। यह एक बहुत बड़ा काम है, क्योंकि इतनी ज़मीन या पानी जो इंसानों से पूरी तरह मुक्त हो, आसानी से उपलब्ध नहीं है। हम यहाँ एक ऐसी ही जगह पर हैं जो इस प्रकार के संरक्षण का एक उदाहरण हो सकती है, जहाँ समुदाय एक ऐसे क्षेत्र में संरक्षण का नेतृत्व करता है जिसमें बहुत सारी जैव विविधता और वन्य जीवन है। तो इस पर हम कौन कौन से ठोस कदम उठाने जा रहे हैं? तो हमारा पहला ठोस कदम यह होगा कि हमने सुना है कि इस जगह पर शायद भालू रहते हैं और ये इंसान के बहुत करीब हैं। इसलिए हम यह पता लगाएंगे कि यह दावा सही है या नहीं। हम यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि इस जगह पर और किस प्रकार की जैव विविधता और वन्य जीवन मौजूद है, जैसे पौधे, जानवर और पक्षी। इस दौरान हम ये भी देखेंगे कि समुदाय इस पारिस्थितिकी तंत्र के साथ कैसे तालमेल बिठाता है और यहाँ कौन कौन सी चुनौतियाँ हैं। यह तो काफ़ी अच्छा प्लान लग रहा है। तो चलो अब अगले 4 दिन जंगल में बिताते हैं। जैसा कि हमें इस जगह के बारे में बताया गया था, उसका मुख्य केंद्र स्लॉथ भालू ही थे। ये जगह पूरी तरीके से असंरक्षित थी। यहाँ एक बहुत बड़ी गुफा थी जिसमें स्लॉथ भालू रहते थे। ये गुफा एक घनी आबादी वाली बस्ती के ठीक पीछे थी। परंतु यहाँ सिर्फ इतना ही नहीं था, और भी बहुत कुछ था। ओके, तो अब हम बस इस इलाके में घूम रहे हैं। हमें हाइना की मांद के बारे में जानकारी मिली है, और हमारे एक सहयोगी ने एक हाइना देखा है, तो हम आसपास कुछ और खोजने की कोशिश कर रहे हैं। हम जिस इलाके की खोज कर रहे थे
वह अलग अलग प्रकार के जंगलों का मेल लग रहा था। कहीं नमी वाले तो कहीं सूखे पत्तों वाले जंगल। इसमें झाड़ियाँ और घास के मैदान भी मिलकर एक ऐसा क्षेत्र बना रहे थे जो बहुत तरह के जीव जंतुओं को सहारा देने में सक्षम था। इतनी छोटी जगह के लिए ये वाकई में खास था। तो हम अभी उस स्थान के सबसे पास के शहर में पहुंचे हैं जहां हम संरक्षण प्रोजेक्ट कर रहे हैं। यह एक काफ़ी छोटा शहर है और जैसे कि आप सुन सकते हैं यहाँ थोड़ा हल्ला भी है। तो श्रेयांश, आज दोपहर का क्या प्लान है? तो दोपहर का ये प्लान है कि हम जाएंगे, लोगों से वहाँ जंगल में हाइना के अस्तित्व के बारे में पूछताछ करेंगे। तो तुम्हें हाइना दिखा क्या? मुझे दरअसल आज सुबह एक हाइना दिखा। हम पहले से ही अनुमान लगा रहे थे कि यहाँ हाइना होना चाहिए क्योंकि यहाँ का जंगल, भूगोल, चट्टानें, वातावरण सब कुछ हाइना के उपयुक्त है। लेकिन लोगों से जब हम बार बार सुनने में हमें आ रहा था कि यहाँ कोई हाइना नहीं है, पर आज सुबह हमको एक हाइना दिखा और फिर जब स्थानीय लोगों को तस्वीर दिखाई तब पता चला कि यहाँ स्थानीय भाषा में हाइना को हुंडरा नाम से जाना जाता है, ना कि लकड़बग्घा नाम से। तो शायद ये शब्दों में अंतर होने के कारण किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। ठीक है, चलो दोपहर में देखते हैं क्या होता है। तो अब हम हाइना के मांद के पास हैं और हमारे चारों ओर कई मांदे और गुफाएं हैं और हर जगह हड्डियां फैली हुई हैं। करीब 1 घंटे पहले हमने यहाँ एक आईना देखा था, तो हम बस झाड़ियों में छिपकर इंतजार कर रहे हैं कि शायद कुछ नजर आ जाए। उम्मीद है कि कुछ दिखेगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भैंस या फिर गाय की हड्डियाँ भी दिख रही हैं। कहना मुश्किल है कौन सा जानवर है। हम अभी अपना पहला कैमरा ट्रैप सेट कर रहे हैं। यह सेंसर है जहां रेमी कैमरा और लेंस सेट कर रहे हैं। और आखिर में फ्लैश भी, ताकि रात में भालू की तस्वीर साफ आ सके। तो हम अभी कैमरा ट्रैप लगा कर आए हैं। यह थोड़ा जल्दी हुआ क्योंकि हम SD कार्ड भूल गए थे और फिर बैटरी भी ख़त्म हो गई थी और इसी वजह से समय लग गया। अब यह लगभग वो समय है जब भालू बाहर आ सकते हैं, इसलिए जल्दी करना पड़ा। अब हम घूमने जा सकते हैं हाइना देखने के लिए और फिर हाँ, बाद में वापस आते हैं। तो हमने फिर से हाइना देखा। हम उस मांद के पास गए जहाँ हमने कल हाइना पाया था और वह वहीं था। ऐसा लग रहा है कि वह इंसानों से काफ़ी डरता है क्योंकि एक बच्चा आया और वो हाइना वहाँ से भाग गया। हमने यहाँ कुछ गीदड़ भी चलते हुए देखे, तो हम बस यहीं रुके हुए हैं। लेकिन जो शोर आप शहर से सुन रहे हैं उसके कारण मुझे लगता नहीं है कि अब ज़्यादा कुछ देखने को मिलेगा। तो अब हम गांव के पास हैं, जो हाइना की जगह से केवल 5 से 10 मिनट की दूरी पर ही है, जैसे हमने आज सुबह देखा था। यह काफ़ी करीब है। मैं यहाँ गाय की घंटी भी सुन सकता हूँ। तो यह किसानों और चरवाहों के लिए एक सामान्य रास्ता है। लेकिन हाँ, यह देखना काफ़ी दिलचस्प है कि उन जानवरों और यहाँ के लोगों के बीच कितनी नज़दीकी है। तो अब समय 6:30 हो चुका है। हम अभी भी भालू का इंतज़ार कर रहे हैं। अब तक कोई संकेत नहीं मिला है, लेकिन वे इस समय बाहर आने की संभावना रखते हैं। तो हाँ, हम देखेंगे अगर कुछ
देता है, लेकिन रोशनी अब एक चुनौती बनते जा रही है। मैं नहीं कह सकता कि हमें ज़्यादा कुछ देखने मिलेगा या नहीं। तो हमें यहाँ कुछ भालू का मन दिखाई दे रहा है। फिलहाल तो कुछ नहीं, पर मुझे आशा है कि हमें भालू दिखेगा। हमने न सिर्फ एक मादा भालू को देखा जो अपनी पीठ पर अपने 2 बच्चों को बैठाए हुई थी, बल्कि ऐसा लग रहा था कि वो वहीं की रहने वाली थी और गुफा का इस्तेमाल कर रही थी। ये सोचकर बहुत दिलचस्प लगा कि 200 से 300 पाउंड का भालू इंसानों के बीच रह रहा है। स्लॉथ भालू को अपनी सुरक्षा के लिए आक्रामक होने के लिए जाना जाता है अगर उसे कोई खतरा महसूस हो तो। और ये हमें बहुत हैरान करने वाला था कि इतनी बड़ी चीज़ इंसानों के इतने पास कैसे रह सकती है और किसी को पता भी नहीं चलता, और अब तक कोई इंसान हताहत भी नहीं हुआ। और भी मज़ेदार बात यह थी कि भालू और इंसान इस इलाके को आपस में बांट कर रहते थे। भालू सिर्फ रात में बाहर आते थे और इंसान दिन में। इस इलाके में इंसान के रहने का दबाव और संसाधनों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा था। हमने देखा कि मवेशियों को बिना नियंत्रण के पाला जा रहा है, लकड़ियों को ज़्यादा काटा जा रहा है और लोग तेज़ी से ज़मीन पर कब्जा कर रहे हैं। स्थानीय लोग जानते हैं कि इससे जंगल को लंबे समय तक नुकसान होगा। इसके बावजूद जंगल ने फिर से उगने की ताकत दिखाई। गाँव के लोग एक दूसरे के साथ रहने की भावना रखते थे। तो इस सहजीवन और आपसी सम्मान को कैसे बनाया जा रहा था? अब हम हाथियों के पास जा रहे हैं और आप ये जो पेड़ टूटे देख सकते हैं, ये उन्होंने ही किया है। तो हाँ, वो आसपास ही हैं। हाथियों के बारे में आपको बताएं कि इस इलाके के पास के जंगलों में हाथी भी रहते हैं। इन्हें बचाने और देखने के लिए स्थानीय प्रशासन और वन विभाग इंफ्रारेड ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि रात में इंसानों और हाथियों के बीच टकराव ना हो। जंगल बहुत बड़ा है, इसलिए रात में हाथियों का पता लगाने के लिए थर्मल ड्रोन का उपयोग किया जाता है, क्योंकि ये रात में अच्छे से काम करता है। जब हाथी दिख जाते हैं तो गांव में एक खास एप्लीकेशन से अलार्म बजाया जाता है ताकि लोग सावधान हो जाएं कि इस इलाके में हाथी हैं। हाल ही में एक हाथी ने एक ग्रामीण के घर का दरवाज़ा तोड़ दिया था। यह एप्लीकेशन वन विभाग को इंसानों और जानवरों के बीच शांति से रहने में मदद करता है। This is the app. ये लालपुर, दिस विलेज लालपुर। Alert send. मैसेज 9, ये 9 हाथी। सावधान, आपके गांव से सायरन बजने लगा, देखिए। विचरण हो रहा है। हाँ, अलार्म बज रहा है। Alarms. मध्य भारत में लोग और जंगली जानवर मिलजुल कर रहते हैं, लेकिन यह सहजीवन स्थानीय लोगों की संस्कृति पर निर्भर करता है, जो अब पैसों की कमी के कारण मुश्किल में है। मानवता का भविष्य सुरक्षित रखने के लिए आज हमें अपनी पृथ्वी, जंगलों और पानी का 30% हिस्सा बचाना बहुत ज़रूरी है। हमें गांव वालों की समस्याओं को समझना होगा और गांव वालों को इन जगहों की रक्षा करने के लिए मदद करनी होगी। स्थानीय पर्यटन को बढ़ावा देना होगा। वन्य उत्पादों का सही मूल्य दिलाना होगा, जो कि अक्सर 400 से 600% बिचौलियों द्वारा कम कर दिया जाता है। इस तरह मदद करने से गांव वाले अपने पारंपरिक संरक्षण के मूल्यों को बनाए रख सकते हैं। इससे वे जंगल की ज़मीन पर कब्जा करने से बच सकते हैं और संरक्षण से पैसे कमा सकते हैं। अंत में, खूबसूरत जगहों और जानवरों को बचाना उन लोगों की मदद करने पर निर्भर करता है जो इन जंगलों के पास रहते हैं।